अगर आपको साइको किलर्स के खिलाफ डेथ गेम में भाग लेना पड़े तो आप क्या करेंगे? आपको वहाँ सरवाइव करने का तरीका ढूंढना होगा और अपने दुश्मनों, दोस्तों और अपने दिमाग से लड़ना होगा। और उनसे लड़ने के लिए आपके पास होगा मछली पकड़ने की एक साधारण सी छड़ी से मानसिक रणनीति बनाकर लड़ना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलत हुआ, आपको क्या करना चाहिए और हंटर एग्जाम आप कैसे जीत सकते हो। ये लड़का हजारों विरोधियों से लड़ेगा और उनमें से 405 के साथ साइकोलॉजिकल और फिजिकल डेथ गेम खेलेगा जो इंसानों की आत्माओं को तोड़ने के लिए बना हुआ है। गॉन एक ऐसा लड़का है जिसका पिता लापता है, पर वो दुनिया का सबसे बड़ा हंटर बनना चाहता है जो खजाने, मॉन्स्टर्स और प्रसिद्धि के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वो इस साल हंटर बनने के लिए भागीदारी देता है और शहर की सबसे बड़ी मछली पकड़ने में सफलता पाता है। इस चीज से उसकी देखभाल करने वाली आंट मियो बहुत चिंतित होती है क्योंकि वह एक बड़ा राज छिपा रही है। आंट मियो गॉन को बताती है कि उसका पिता सिर्फ दूध लेने के लिए नहीं गया था बल्कि वह एक हंटर थे, इसीलिए वो काफी बिजी रहते थे। ये चीज पता लगने से गॉन हैरान हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि हंटर बनना एक बेहतरीन काम है और हंटर बनने के लिए निकल पड़ता है। गॉन और भी कुछ पार्टिसिपेंट सबके साथ में एक खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ता है और सिर्फ गॉन, क्रूपिका और लियोरियो को ही समुद्र बीमार नहीं कर पाता है। कप्तान उनसे पूछता है कि वे हंटर क्यों बनना चाहते हैं। गॉन बिना किसी चिंता के कहता है कि वह अपने पिता की तरह बनना चाहता है। इसके बाद कप्तान उन्हें बताता है कि हर साल हजारों लोग हंटर बनने की कोशिश करते हैं लेकिन ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। कप्तान उन सबको चेतावनी देता है कि जो समुद्र बीमार से परेशान है उन्हें पहले ही हंटर ट्राई आउट एग्जाम से बाहर कर दिया गया है। क्रूपिका फिर अपना कहानी बताती है कि वह एक मिस्टीरियस कबीला का आखिरी जीवित इंसान है और वो उन लोगों को मारना चाहता है जिन्होंने उनके लोगों को मारा। लियोरियो कहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना चाहता है, इसीलिए वह हंटर बनना चाहता है। इसके बाद वह जहाज एक बड़ी सी लहर से टकराता है और गॉन उन लोगों को बचा लेता है, जिससे कप्तान गॉन से प्रभावित हो जाता है और उन्हें पहली टेस्ट में पास कर देता है। अब आगे और उनके दोस्त हंटर बनने की यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन आगे अभी भी 3 टेस्ट की चुनौती अभी बाकी है और पता नहीं आगे ये लोग बच पाएंगे भी कि नहीं। अगर मैं गॉन जितना होशियार या कूल नहीं होता तो मैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपना जीत की संभावना को हर प्रतियोगिता में 9.75 मिलियन तक बढ़ा सकता था। मुझे लगता है कि यह तरीका इतना असरदार होगा और अब मैं इसे समझाता हूँ। सबसे पहले गॉन को पहले से ही समझ लेना चाहिए था कि इस तरीके की चालाकियाँ हमेशा होंगी, क्योंकि हंटर परीक्षा हर साल होता है और हर साल नई नई ट्रिक्स, मॉन्स्टर से लड़ाई, धोखे और मौत से जुड़े खेल होता है। भले ही उन्हें इसका अंदाजा पहले ही होता, पर हमें ये नहीं पता कि ये कब होगा। इसका मतलब यह है कि पहले ही इन सब के बारे में पता होना केवल तभी काम आता जब सही समय पर उसका उपयोग किया जाता। लेकिन एक तरीका है जिससे हम जैसे आम लोग इस्तेमाल कर सकते थे। गॉन को एक खास तरीका अपनाना चाहिए था, जैसे मुसीबतों का अनुमान। ऐसा कहा जाता है जो भारतीय लड़ाकू पायलट्स ने उड़ान में आने वाले समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल किए थे। इस तरीके के किसी भी समस्या पर लागू किया जा सकता है। सबसे पहले समस्या को सही से जाने, फिर ऐसा एक हल चुनकर निकाले तो सही से उस काम के लिए बन सके। उदाहरण के लिए हमें नहीं पता कि परीक्षा कब होगी, लेकिन हम इसके लिए एक तरीका आजमा सकते हैं। हम इसका तरीका आराम से निकाल सकते हैं और हंटर एग्जाम का सबसे बड़ा संकट यानी ड्रॉप आउट रोक दे सकते हैं। जैसे नेवी सोल्जर्स के भर्ती के लिए बहुत सारा पैसा लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी 70 से 80% लोग पहले ही बाहर हो जाते हैं। हंटर एग्जाम के लिए भी एग्जैक्ट सेम ऐसा ही हो रहा था। वे सिर्फ सबसे अच्छे उम्मीदवारों को चुनना चाहते थे और जल्दी से ज्यादातर को बाहर कर दे रहे थे। इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि हर सिचुएशन के लिए एक परीक्षा तो हमारा वेट ही कर रहा है। कप्तान फिर उन्हें एक रास्ता बताता है जो उन्हें उस जगह में जल्दी से पहुंचाने में मदद करेगी, लेकिन ये भी एक परीक्षा थी। लियोरियो को उसके ऊपर थोड़ा शक होता है क्योंकि मैप के अनुसार वो रास्ता गलत है, पर वे लोग आगे बढ़ते हैं और एक गांव में पहुंचते हैं और एक बूढ़ी दादी अम्मा से मिलते हैं जो उनसे एक क्वेश्चन पूछती है। वे इस सवाल को हल करते हैं और वे अगले दौड़ में पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि कई लोग यहाँ पर पहुँचने से पहले ही मर चुके हैं। फिर वे असली एग्जाम के जगह में पहुँचते हैं जहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जिस जगह में और एक परीक्षा छुपा रहता है। उन्हें उस जगह में एक घायल व्यक्ति मिलता है जो बताता है कि उसकी पत्नी को एक मॉन्स्टर
हंटर ने अगवा कर लिया है। वे उसको बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बाद में पता चलता है कि यह भी एक टेस्ट थी और वो बंदा हंटर नेविगेटर था। वे पास हो जाते हैं और वो उनको असली परीक्षा स्थल पे पहुंचाता है। वे उन्हें एक सीक्रेट रेस्टोरेंट में ले जाता है, इसमें सिर्फ हंटर्स ही आते हैं। वहाँ से वे एक लिफ्ट पकड़ के 120 मंजिला नीचे जाते हैं। रास्ते में वो उन्हें हंटर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के बारे में चेतावनी देता है और वो बताता है यह परीक्षा काफी डराने वाली होती है और हर 3 साल में एक ही व्यक्ति इन्हें पास कर पाता है। बाकी लोग इस चीज से ट्रॉमेटाइज अनुभव करके उठकर बाहर हो जाते हैं। उन्हें मुश्किलों से गुजरने के बाद उनके पास एक अजीब आदमी आता है जिसका नाम टोम्पा रहता है। वह उन्हें एक नंबर देता है जिसे उन्हें अपने छाती पर पहनना होता है और वो बताता है कि यह उसकी हंटर ट्राई आउट में 35वीं कोशिश है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान वो कुछ जरूरी बातें छुपा लेता है और वो उन्हें उन खतरनाक लोगों के बारे में चेतावनी देता है जिनसे उन्हें मुकाबला करना है, जैसे मास्टर किलर्स, एक्सपर्ट साइको और भी पुराने अनुभवी लोग जो कि दुनिया के सबसे बड़े हंटर टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। इनमें से कुछ नाम है छोटो जो पहलवान है और 3 भाई और साथ ही एक महिला जो फेडोरा पहने हुई है। उसका नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि वह इतना मशहूर नहीं है। फिर तभी वे एक आदमी का चीख सुनते हैं जो मारा जाता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके बाद वे सबसे खतरनाक बैडेस ओपोनेंट हिसोका को देख पाते हैं जो एक मैजिशियन है। वह पिछले साल हंटर बनना चाहता था, लेकिन उसने हंटर परीक्षा लेने वाले को ही मार डाला क्योंकि उसने उसको गुस्सा दिला दिया था। टेम्पा उन्हें उससे बचकर रहने को कहता है और वो कहता है अगर वह अच्छा होता तो वह हंटर बन जाता और वो उससे दूर रहने को कहता है। फिर टोम्पा उन्हें ड्रिंक पीने के लिए देता है, लेकिन उसने उस ड्रिंक पर कुछ मिला दिया था जिससे वे परीक्षा देने में असफल हो जाते। गॉन को वो पीते ही पता चल जाता है कि ये ड्रिंक खराब हो चुका है और वो बाकी सभी को उस चीज को पीने से मना करता है। टोम्पा घबरा कर उनसे माफी मांगता है और अपना अगला चाल चलाने का योजना बनाता है। तभी वह किलुआ से मिलता है जो कि एक खतरनाक उम्मीदवार था और वह उससे उसका सारा जूस मांग लेता है और पीने लगता है क्योंकि किलुआ को हर तरह के जानलेवा जहर का सामना करने की ट्रेनिंग दी गई थी। और वह टोम्पा से कहता है कि वह सभी में से कोल्डेस्ट किलर है। फिर एक हंटर एग्जाम लेने वाला वहाँ पे आता है जिसका नाम है सातोस, जिसकी मूछें काफी कूल है। वह बताता है कि यहाँ से हंटर एग्जाम का पहला चरण शुरू होने वाला है और यहाँ से सिर्फ 10,000 में से केवल एक व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा है और अब तक 404 उम्मीदवार बाकी है। वह चलने लगता है और सभी उसका पीछा करते हैं। वह कहता है कि वे दूसरे चरण के एग्जाम स्थल पर जा रहे हैं। फिर वह काफी तेजी से चलने लगता है और बताता है कि असल में वे पहले ही पहले चरण में प्रवेश कर चुके हैं जो कि है बैटल ऑफ एंडुरेंस। इसके नियम बहुत आसान है। एक, उन्हें उसका पीछा करना होगा, पर उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें ये कब तक करना होगा। क्या चुनौती इतनी सीधी लगती है कि अगर मैं इसमें भाग लेता तो मैं 2 काफी बढ़िया तरीकों का इस्तेमाल करता जो हमें प्रतियोगिता जीतने में मदद कर सकता था। पर इनमें से एक तकनीक बहुत खतरनाक है और ये आम लोगों के लिए नहीं है और चुनौती का नाम ही है रक मार्च, जो सेना के शरीर और फिजिकल टीम निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य साइकोलॉजिकल तनाव को परखने का है। जैसे कि अपने भाईजान ने कहा था, टाइगर मन फाइटर को बहुत बेहतरीन बनाता है और यह एक हिसाब से सही भी है। जैसे जहाज पर हंटर परीक्षा भी साइकोलॉजिकल फाइटर सबको ही चुनना चाहता था। हम इसे पहले से ही जान सकते थे। अगर हम भारतीय नेवी सेल का सिद्धांत अध्ययन करें तो इसमें हमें प्रतियोगिता जीतने के लिए जरूरी संकेत मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक अनुमान मिलेगी। सहनशीलता, विपरीत परिस्थितियों में बढ़ना, कभी हार न मानना, अनुशासन और हर छोटी बात पर ध्यान देना, यही हंटर एग्जाम हमसे चाहता है। इसका मतलब है कि बाकी सारी चीजें सिर्फ ध्यान भटकाने वाली है। आपको वो चीज बनने के लिए मैं शिकार बनाने के लक्ष्य को लगभग धार्मिक तरीकों से अपनाऊंगा और अपने भावनाओं में गहरे उतरकर इस लक्ष्य को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दूंगा ताकि मुझे इसे हासिल करने की जुनून मिल सके। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यह हासिल कर लूं तो मैं इससे कैंसर का इलाज कर सकता हूँ। मुझे ऐसे ही सोचकर अपने लक्ष्य को पूरा करने का मोटिवेशन मिल सकता है ताकि मेरा दिमाग इन सब चीजों को काफी जरूरी समझे। दूसरा तरीका जिसे हम काफी टॉक्सिक कह सकते हैं और जिसका यूज आपको बहुत कम करना है वह है टॉक्सिसिटी पर ध्यान देना। इसका मतलब है जब हम मेंटली हारना ना चाहे तो सिर्फ पैशन, पर्पस, जॉय जैसे चीजों से खुद को मोटिवेट रखो ताकि आपको इस चीज से स्ट्रेस महसूस ना होए। हमें कुछ ठोस चीजें, कुछ ऐसे चीजें जो हमें मोटिवेशन दे और
शायद वो थोड़ा टॉक्सिक या आपको अच्छा ना लगे। जैसे भाईजान कहता है, वह इसका इस्तेमाल अपने दिमाग को शांत करने के लिए करता है। याद रखे, इसे सिर्फ थोड़े समय के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए जब आपको सच में इस चीज की जरूरत हो। हम अपने ध्यान को इस तरीके से बदल सकते हैं कि हमें दूसरों का शिकार नहीं बनना है, बल्कि हमें ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए जो कुछ भी हासिल ना कर पाए और अपना जिंदगी छोड़ दे। यह तरीका है जिससे हम डर और नफरत को अपना प्रेरणा बना सकते हैं। इन दो साइकोलॉजिकल तनाव का इस्तेमाल किसी भी मजबूत इच्छा शक्ति देने का एक आसान तरीका हो सकता है। अब वो दुश्मन एनिमे या असल जिंदगी में ही क्यों ना हो जाए। जब घंटों बीत जाता है और लोग थक कर गिरने लगते हैं, तभी गॉन को उसका एक नया दोस्त मिलता है, किलुआ, जिससे उसे पता चलता है कि वो भी हंटर बनना चाहता है क्योंकि वो बोर हो चुका है और अपना रियल रीजन को छिपा दिया। और लियोरियो, जिसने अपना शर्ट उतारने के बाद में उसको अपना स्ट्रेंथ वापस मिल गया। थोड़ी देर बाद में मेन कैरेक्टर और बाकी पार्टिसिपेंट हंटर एग्जाम के दूसरे चरण में पहुंचते हैं और हारने वालों का सपना टूट जाता है। सतोस्की उन्हें दूसरे एग्जाम पर ले आता है, माइजली वेटलैंड, और देखते हैं कि अब 36 कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं। 336 लोगों से शुरू हुआ था। उन्हें नए जगहों के खतरों के बारे में बताया जाता है, खून पीने वाले जानवरों जो इंसानों को धोखा देकर उन्हें अपने भोजन बना लेते हैं। और सतोस्की उन्हें यह भी बताता है कि उन्हें तीसरे पड़ाव में जाने के लिए उसके पीछे आना होगा और उनके जाल में ना फंसने के लिए दिमाग का यूज करना। तभी एक कंटेस्टेंट वहाँ पर अचानक आ जाता है और वह कहता है कि सतोस्की असली परीक्षण लेने वाला नहीं है, बल्कि वह एक मांस खाने वाला मॉन्स्टर है। और वह बंदर दिखाता है जो सतोस्की जैसा दिखता है। उनमें ये चीज को लेकर बहस होने लगती है कि किस पर भरोसा किया जाए, लेकिन वहाँ हिसोका तय करता है कि उन दोनों का ताकत का परीक्षण करेंगे। जो असली परीक्षक नहीं है उसको मार डालेंगे। जो अपने हमले को रोक नहीं पाया, इससे यह साबित हो जाता है कि सतोस्की ही असली एग्जामिनियर है और सबसे खतरनाक कंटेस्टेंट है। इसके बाद सतोस्की उन्हें दो रास्ते बताता है, एक वापस लौट जाने का और एक उसके साथ आने का। अगर वे इस जगह में खो जाते हैं या किसी वजह से घायल हो जाते हैं तो कोई उनकी मदद नहीं करेगा। सभी लोग घने कोहरे से घिरे हुए होते हैं। यह भाग बहुत कठिन है। यहीं पर लड़कों और पुरुष को अलग कर देना चाहिए था। यहाँ के मेन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस लड़के ही दे रहे हैं और इस जगह में जितना भी बैडेस भरे पड़े हुए हैं वो सब हमारी तरह एक आम लोग हैं। इसीलिए हमें पता है कि ये लोग आगे किन खतरों का सामना करने वाले हैं। और हमारे पास जो वेपन है वो है मछली पकड़ने वाली लकड़ी। इस कोहरे वाले जगह में ये लोग इसी रस्सी से एक दूसरे को बांध कर एक दूसरे के पीछे जा सकते हैं, पर फिर भी सामने कुछ आ जाए तो ये लोग अलग भी हो सकते हैं। और हमें पता ही है कि एक एवरेज मछली पकड़ने वाली डंडी की रस्सी कितनी लंबी रहती है। हम इससे काफी सारे कूल अटैक सब कर सकते हैं, स्पाइडरमैन की तरह उड़ सकते हैं, इससे लड़ भी सकते हैं। सतोस्की उन्हें उनके अनुसार करने को कहा है, लेकिन जब उन्हें पता है कि ये टेस्ट कमजोर लोगों को बाहर करने के लिए बनाया गया है तो यह तरकीब नहीं है, क्योंकि जो लोग इन कठिन परिस्थितियों से गुजर कर बाहर आ रहे हैं वे बहुत खतरनाक और ताकतवर होंगे। इसका मतलब है अगर हम उनके पास रहते हैं तो वे खतरनाक लोग वे किसी जानवर मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए मैं उन लोगों के साथ आगे बढ़ूंगा जिन्हें हम पहले ही देख चुके हैं। हाँ, वो एक सही आदमी नहीं है, पर वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है और वे उन सब चीजों में ऑलरेडी ही एक्सपीरियंस रहे होंगे और हमें उनके बारे में तो पहले से ही पता है कि वो उन सब के मुकाबले काफी कुछ जानता है। अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हमें हर वक्त पता चलते रहेगा कि हमारे आसपास कौन लोग हैं। अगर हम उसके पास रहेंगे तो और हमें उसका ताकत का फायदा भी मिल सकता है, और अगर उसके सामने कोई आ भी जाए तो हम थोड़ी बहुत उसका मदद भी कर सकते हैं। अब ये टेस्ट के बारे में बात करें तो ये काफी आसान लगता है। ग्रुप जल्द ही यह समझ जाते हैं कि जैसे पहले टेस्ट में नाव के साथ हुआ था या वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, पर ये थोड़ा उससे कुछ अलग लग रहा है। जब ये शुरू होता है वे सब इतना फास्ट अपने अपने ग्रुप में बिखर जाते हैं। लियोरियो और क्रूपिका कुछ लोगों के पीछे रह जाते हैं और वे लोग वहीं रुक जाते हैं। धीरे धीरे इनकी समस्या बढ़ने लगती है कि सामने काफी लोग रहते हैं पर वे दिखना बंद हो जाते हैं। जैसे ही वे लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ के सर अचानक गायब हो जाता है और मांस खाने वाले मॉन्स्टर अपना सिर निकालते हैं और सबको खा जाते हैं। इससे कई कंटेस्टेंट हार जाते हैं। इस चीज से पूरा ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। यूरियो और क्रूपिका जो कि अपना रास्ता भटक गए थे वे जंगल में हिसोका से टकरा जाते हैं जो कुछ लोगों को आसानी से मार रहा था अपने मैजिकल कार्ड से। तभी उसका नजर क्रूपिका और लियोरियो पे पड़ता है। क्रूपिका लियोरियो को वार्न करता है कि हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, पर लियोरियो तो निकला कूल बंदा। वो सोचने लगा मैं तो इसको आराम से हरा सकता हूँ। वो जल्दी उससे हारने वाला रहता है। तभी गॉन वहाँ पर पहुँचता है और वो अपने फिशिंग रॉड की मदद से हिसोका को डिस्ट्रैक्ट करता है और यही इसकी
सबसे बड़ी मिस्टेक थी। हिसोका उसको बताता है कि उसको इस तरीके से सरप्राइज अटैक आज तक किसी ने नहीं दिया था। वे दोनों फिर मिलकर उससे लड़ने का कोशिश करते हैं पर वे दोनों ही हार जाते हैं। वो गॉन को मारने ही वाला रहता है पर वो लास्ट मिनट में उसको छोड़ देता है और वो उसको बताता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर पोटेंशियल देख सकता हूँ और लियोरियो का भी। और फिर वो उन्हें अपने टेस्ट में पास कर देता है और वो लियोरियो को बेहोशी की हालत में उठाकर अगले पड़ाव के लिए ले जाता है। गॉन इस जगह पर बहुत मुश्किल से सरवाइव किया रहता है। अब बाकी कंटेस्टेंट अगले चरण में पहुंचने के लिए तैयार होते हैं और 220 लोग बाहर हो चुके हुए होते हैं और अगले चरण में उन्हें एक नया टेस्ट मिलता है, सुअर पकड़कर उसको पकाना। कंटेस्टेंट इस चीज का मजाक बनाते हुए कहते हैं ये तो काफी आसान होगा, लेकिन उन्हें जल्दी पता चलता है कि सुअर इंसानों का हड्डियां खाते हैं और ये काम इतना आसान नहीं होगा। अंत में वे जान बचाने के लिए भागते हैं। उनका सामना इन जंगली सुअर से हो रहा था जो उन्हें अपने पैरों तले कुचल रहे थे। यहाँ पर चुनौतीपूर्ण खतरनाक परीक्षा का माहौल चल रहा है जहाँ पर हर कदम पे जोखिम और संघर्ष ही है। वो सुअर अपने मजबूत और प्यारी नाक का इस्तेमाल करके उनके अटैक सबसे बच रहा हुआ होता है। वे कंटेस्टेंट काफी कोशिश कर रहे हुए होते हैं। इसी बीच गॉन देख पाता है कि कुछ सेब उस सुअर के ऊपर गिर जाता है जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि उसका वीक स्पॉट कहाँ पर है और वो अपने फिशिंग रॉड के मदद से सुअर का मत्थे को मारकर उसको गिरा लेता है। इसके बाद सभी कंटेस्टेंट गॉन की तरह ही सुअर को पकड़कर पकाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट हंटर सेब काफी सख्त है और सभी को यह सोचते हुए देखता है कि उनके खाना पकाने का तरीका खराब है। सातो फिर ये देखते हुए हंटर एग्जाम के चेयरमैन को कॉल करता है और बताता है कि यहाँ पर फिर से अपने पुराने तरीके से सबको फेल कर रही है। फिर चेयरमैन नेटरो वहाँ आता है और उसे समझाता है कि उसे कुछ कंटेस्टेंट को पास करना ही होगा वरना हंटर एग्जाम रुक जाएगा और ये एनिमे भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा और साथ ही मेरा वीडियो भी। वो माफी मांगती है और फिर एक नया टेस्ट देने का बात करती है जिसमें वो भी शामिल होती है ताकि खुद को साबित कर सके। अब एक नया टेस्ट स्प्लिट माउंटेन में होने वाला रहता है जहाँ कंटेस्टेंट को स्पाइडर ईगल के अंडे जो ड्रीम अंडे कहलाता है पकड़ना होता है। ये अंडे 10,000 फीट ऊंचे खाई में लटका होता है और वहाँ पे काफी तेज हवा भी चल रही होती है। वो लड़की उन्हें दिखाती है कि ये कैसे किया जाता है और वो एक अंडा पकड़कर सुरक्षित जहाज पर वापस लौटती है। फिर कुछ कंटेस्टेंट भी कूदने का कोशिश करते हैं और उन्हीं में से एक आदमी अंडा पकड़कर गिर जाता है। गॉन और किलुआ समझ जाते हैं कि उन्होंने गलती की थी और वे सभी को बताते हैं कि उन्हें खाई में हवा की सही दिशा में बहने का इंतजार करना चाहिए तभी वे कूद सकते हैं। गॉन फिर लीड लेता है और वो अपने सेंसिटिव नाखों से हवा का अंदाजा लगाता है और सब उसके कूदने का संकेत का वेट कर रहे होते हैं। कुछ मकरे का जाली को टूटते हुए देखकर जल्दबाजी करके कूद देते हैं, लेकिन कुछ समझदार लोग गॉन का इशारे का इंतजार करते हैं। इस दौरान सभी कंटेस्टेंट काफी घबराए हुए होते हैं। देखकर लग रहा था ये लोग काफी बैडेस होंगे पर ये सब तो काफी स्टूपिड निकले। ये लोग काफी इजीली ये एग्जाम को पास कर सकते थे बिना किसी रिस्क के। वो लोग सीधा खाई में मरने के लिए कूदते नहीं तो अगर वे थोड़ा इंतजार करते तो वे दूसरों की गलतियों से सीख सकते थे। जैसे पहले वाले ने जो गलती की थी, अगर वे दूसरे को पहले कूदते देख लेते तो उन्हें समझने का मौका मिलता कि सही तरीका क्या है और कैसे कम खतरे में रहते हुए अंडे को लाने के लिए जा सकते थे। अंत में वे सभी सही समय पर कूद कर अंडे को वापस ला लेते हैं और इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। इसके बाद वे अपनी जीत का आनंद लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगला टेस्ट और भी कठिन होने वाला है। अब तक 362 कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं और केवल 42 लोग ही बाकी है। सभी लोग अब तीसरे और आखिरी चरण के लिए तैयार होते हैं और इस बार उनका एग्जाम को देखने वाला रहेगा चेयरमैन नेट्रॉन। वह बताता है कि अब वे आराम कर सकते हैं, लेकिन जब वे अगली जगह पर पहुंचेंगे तो अगला टेस्ट शुरू हो जाएगा। गॉन और किलुआ फिर जहाज में घूमने निकल जाते हैं जबकि क्रोपिका और लियोरियो तोम्पा से कुछ और झूठ सुनते हैं जो कि उनको यह कहकर डराता है कि ये उनका चौथा टेस्ट है और उन्हें पूरी रात सतर्क रहने के लिए कहता है। इस दौरान बाकी सब पार्टिसिपेंट एक दूसरे से बातें करते हैं कि कौन अगला हंटर एग्जाम जीत सकता है। वे सभी हिसोका के बारे में चिंतित थे क्योंकि वो खून और मौत का प्यासा है और उन्होंने उसकी तरह बंदा पहले कभी नहीं देखे है। मैंसी बताती है कि खाना बनाने की परीक्षा के दौरान हिसोका की बुरी ऊर्जा ने उसको डराया तो इसी वजह से वह उस परीक्षा को लेने से घबरा गई थी। सब तय करते हैं कि अब से वे उस पर ध्यान रखेंगे। दूसरे ओर चेयरमैन निट्रा गॉन और किलुआ से मिलता है, लेकिन किलुआ को नहीं लगता है कि वो उतना पावरफुल है और वो उस पर
पर भरोसा नहीं करता है। वो फिर लड़कों के साथ खेल खेलने का प्रस्ताव रखता है और ये भी कहता है कि अगर वे जीतते हैं तो वो तुरंत उन्हें हंटर बना देगा। और गेम का नाम है बॉल टैग। अगर दोनों लड़के बॉल को उसके लेजेंडरी हाथों से छीन लेते हैं तो वे जीत जाएंगे। किलवा बताता है कि वह हथियारे किलर्स के फैमिली से आता है और अपने माँ और पिता से सीखे कुछ दाव दिखाता है, लेकिन हर बार वो हार जाता है। गॉन मदद करने आता है लेकिन वह भी हार जाता है, पर फिर भी नेरलो उनकी क्षमता को पहचान पाता है। थोड़ी देर बाद जहाज के दूसरे हिस्से में टॉम्पा लियोरियो और क्रूपिका को सोते हुए देखता है, जिससे वह नाराज हो जाता है कि उसका योजना फेल हो गया, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसका समय जल्द ही आएगा। फिर सब लोग तीसरे चरण के अगले स्थान पर पहुंच जाते हैं। अगला चुनौती होता है कि उन्हें समय समाप्त होने के अंदर इस टावर के बेस तक जिंदा पहुंचना है। कंटेस्टेंट कहता है कि वह पहले चट्टान पर चढ़ता था और वो तभी जल्दी से उस इमारत से नीचे उतरने लगता है और तभी वह एक सायरन का आवाज सुनता है जो किसी भयानक चीज के पास आने का संकेत देता है। उड़ने वाले वो मॉन्स्टर उस आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं और हम देख पाते हैं कि यहाँ से नीचे जाने के लिए ना ही कोई सीढ़ी था और ना ही कोई दरवाजा, ना ही कोई लिफ्ट। थोड़ी देर बाद क्रूपिका देखता है कि लगभग आधे से ज्यादा कंटेस्टेंट गायब हो गए हैं। फिर सभी 5 एक छुपा हुआ दरवाजे को देखते हैं और सोचते हैं कि बाकी कंटेस्टेंट ने भी ऐसे दरवाजे ढूंढे होंगे, लेकिन हर दरवाजा एक बार में ही खोला जा सकता है और उसमें एक ही व्यक्ति जा सकता है। इसीलिए वे सभी एक दरवाजे चुनते हैं और सभी एक ही कमरे में पहुंचते हैं। दीवार पर लिखे कुछ नियम बताते हैं कि 5 लोगों को एक सही काम करना होगा ताकि वे बाहर निकल सके। टावर को पार करने के कई तरीके हैं, लेकिन हर तरीका तभी लिया जा सकता है जब ज्यादातर लोग एक ही निर्णय पर सहमत हो। समय देखकर वे समझ जाते हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। 5वें बंदे का आने का इंतजार करते हैं और अंत में टॉम्पा कमरे में गिरता है। गेम उन्हें बताता है कि सभी को एक ही आकार चुनकर अपना घड़ी पर आंसर करना होगा। सभी लोग टॉम्पा को छोड़कर एक आकार चुनते हैं। लियोरियो टॉम्पा के ऊपर गुस्सा हो जाता है, लेकिन टॉम्पा बताता है कि यह बस एक गलती थी और अगले बार से वह ऐसा नहीं करेगा। वे अगले कमरे में जाते हैं और तय करते हैं कि किस दिशा में जाते हैं। आधे लोग दोनों विकल्प चुनते हैं। फिर क्रूपिका बताता है कि लोग आमतौर पर खो जाते हैं तो बाई ओर जाते हैं, इसीलिए उन्हें दाई ओर जाना चाहिए। क्रूपिका का बात मानकर वे एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं जहां डेंजरस खतरनाक कैदी होते हैं। फिर टावर का जेलर बताता है कि ये कैदी हंटर परीक्षा समिति द्वारा उनकी परीक्षा लेने के लिए लाए गए हैं। नियम यह है कि उन्हें एक एक करके कैदियों से लड़ना होगा और हर व्यक्ति केवल एक बार लड़ सकता है। अधिक राउंड जीतने वाली टीम आगे बढ़ेंगे। हर घंटे के लिए जो एक कैदी गॉन की टीम को अंदर रोके रखता है उसके सजा का 1 साल घट जाएगा। उनके पास 72 घंटे है। पहला कैदी लड़ने आता है। टॉम्पा उन्हें कहता है कि पहला बंदा को मैं संभाल लेता हूँ। कैदी उससे कहता है कि ये एक मौत की लड़ाई होगी और टॉम्पा ये सुनकर सहमत होता है। फिर बैडएस म्यूजिक बजने लगता है और वो बॉल्डी आदमी टॉम्पा पर हमला करता है, लेकिन टॉम्पा लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान लेता है। सब हैरान हो जाते हैं। कैदी पहले राउंड जीत जाते हैं। लियोरियो बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन टॉम्पा आखिरकार बताता है कि वह कौन है। वह यहाँ हंटर एग्जाम को पास करने के लिए नहीं आया है, बल्कि दूसरों को परेशान करने और उनके हंटर बनने के सपनों को तोड़ने के लिए यहाँ पर आया हुआ है और उसे यह करने में काफी मजा आता है। इसीलिए ये एक अजीब इंसान है। लियोरियो को बहुत गुस्सा आता है, पर बाकी लोग उसको शांत करने का कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें अभी भी एक साथ काम करके आगे के ओपोनेंट सबको हराना है। फिर दूसरा बंदा सीडोकन उनके सामने आता है, जिसे 149 साल की सजा मिली है, जो कि एक सीरियल बॉमर है। गॉन फिर उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। वो कैदी फिर गॉन से एक खेल खेलने को कहता है जो पूरी तरीके से किस्मत पर डिपेंड है। हर कोई 2 मोमबत्ती चुनेंगे और जिसकी मोमबत्ती सबसे पहले बुझ जाएगी वह हार जाएगा। या सुनने में आसान लगता है, वे तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा मोमबत्ती चुने, इसीलिए वे गॉन को ही चुनने कहते हैं और वो लंबी मोमबत्ती चुनता है। वे अपने मोमबत्ती जलाते हैं और खेल शुरू होता है। अचानक एक तेज हवा चलता है। अब उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि वे 1 इंच भी ना हिले। तभी गॉन की मोमबत्ती अचानक तेजी से जलने लगता है और जल्दी पिघलने लगता है। कैदी बताता है कि उसने 4 मोमबत्तियों के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि वह वैसे भी जीत जाए। गॉन जल्दी से सोचता है और समझता है कि उसकी मोमबत्ती इतनी तेजी से जल रही है कि बुझने की संभावना नहीं है। इस मौके का फायदा उठाकर वह अपनी मोमबत्ती नीचे रख देता है और अपने ओपोनेंट का मोमबत्ती को बुझा देता है और चालाकी से जीत जाता है। अगला कैदी आता है जिसे 100 साल की सजा मिली है और उसने कई अपराध किए हैं, जैसे धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग, और वह क्रूपिका के खिलाफ लड़ाई करता है और अपना टैटू दिखाता है जो उन लोगों का प्रतीक है
जिन्हें उसने मारा है। वह क्रूबिका को चेतावनी देता है कि वह उसका 20वीं शिकार बनेगी। यह लड़ाई एक मौत की लड़ाई है, खून और दर्द से भरी। नियम है कि जब तक एक मर ना जाए या हार ना मान ले तब तक लड़ाई चलते रहेगी और कोई हथियार नहीं, सिर्फ हाथों से लड़ाई होगी। लेकिन तभी क्रूबिका उसके पीठ पर एक खास टैटू देखती है, 12 पैरों वाली मकड़ी की। वह समझ जाती है कि यह व्यक्ति फैंटम ट्रूप से है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और वह उस पर हमला कर देती है। उसे जोर से पीटता है और कहता है कि वह जानता है कि उसका टैटू नकली है क्योंकि उसमें सीरियल नंबर नहीं है। वह चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर कभी उनका नाम लिया तो वह उसे मार देगी। लड़ाई जीतने के बाद क्रूबिका की आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती है और वह अपने दोस्तों से कहता है कि जब उसने मकड़ी की टैटू देखी तो अपना आपा खो बैठी थी। यह डर असली मकड़ी देखने पर भी वैसा ही होता है और उसका यह रूप सबको डरा देती है, यहाँ तक कि लियोरियो को भी। इसी बीच हिसोका ट्रिक टावर के तीसरे चरण को 6 घंटे और 7 मिनट में पूरा कर लेता है। इन्हें और एक मैच अभी जीतना रहता है। तभी एक मिस्टीरियस कैदी गॉन के टीम को बताता है कि ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है क्योंकि उसका ओपोनेंट अभी तक मरा नहीं है बल्कि सिर्फ बेहोश हुआ है, क्योंकि यह मौत की लड़ाई थी और किसी ने हार नहीं मानी, इसीलिए यह राउंड खत्म नहीं हुआ। क्रूबिका पिछले बार गुस्से में आने पर शर्मिंदा महसूस करता है और इस बार अपने ओपोनेंट को मारने से मना कर देता है। इसका मतलब है कि उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि उसका ओपोनेंट होश में ना आ जाता। ग्रुप फिर वेट करते हैं और वे फैसला लेते हैं कि वे इंतजार करेंगे, जिससे लियोरियो नाराज हो जाता है और ग्रुप में दरार आ जाता है। अब उन्हें लगने लगता है कि यह सब कैदियों की चाल का हिस्सा था। थोड़ी देर बाद गॉन एक सुझाव देता है कि अगर ये सच हुआ तो यह बहुत चालाकी होगी। उसको शक है कि क्रूबिका का ओपोनेंट पहले ही मर चुका है, जिससे लियोरियो कैदियों से पूछता है कि क्या वे खुद जाकर देख सकते हैं। लेकिन वो मिस्टीरियस कैदी उनसे एक शर्त रखता है कि वे लोग इस पर दाव लगाएंगे कि वह आदमी जिंदा है या नहीं। नियम यह है कि हर बार शर्त लगाने पर 10 घंटे का समय दाव पर लगेगा। अगर लियोरियो हार जाता है तो उनके टीम के पास टावर से बाहर निकलने के लिए 50 घंटे कम हो जाएगा। अगर कैदी हार जाता है तो उन्हें 50 साल जेल की सजा और बढ़ जाएगी। क्रूबिका चेतावनी देती है कि अगर वे हार गए तो उनके पास टावर से बाहर निकलने के लिए 9 घंटे से भी कम की समय बचेगी। लियोरियो शर्त को मानता है और 10 घंटे का दाव लगाता है। वह ऊपर जाकर देखता है कि वह आदमी सच में जिंदा है, जिनसे उनकी टीम के 10 घंटे खत्म हो जाता है। दूसरे ओर किलुआ को लगने लगता है कि ये लोग किसी तरीके का मदद से उसको अभी तक जिंदा रखे हैं। लियोरियो फिर कहता है कि मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि ये जिंदा है या नहीं। वो मिस्टीरियस लड़की जल्दी से इस चीज में भी शर्त लगाती है कि तुम्हारा गेस गलत होगा तो हमारी 20 साल का सजा कम हो जाएगी। लियोरियो ये शर्त को मान लेता है, यह जांचने के लिए कि वह व्यक्ति वास्तव में मरने का नाटक कर रहा है या नहीं। लियोरियो एक आइडिया निकालता है। वह उसे किनारे पर ले जाकर नीचे गिराने का धमकी देता है। मरने के डर से वह आदमी चौंक कर नाटक करना बंद कर देता है और भाग जाता है, जिससे लियोरियो यह शर्त जीत जाता है। वह लड़की को बताता है कि उसने कैदी की आंखों के हलचल से समझ लिया था कि वह जीवित है, क्योंकि उसके पास डॉक्टर का डिग्री है और वो डॉक्टर बनना चाहता है। लंबी कहानी नॉट इम्पोर्टेंट, तुम स्मार्ट लड़की, अभी मैं इसे अपने तरीके से जीतूंगा। मैं अपने टीम के लिए ये जीतने वाला हूँ। अभी इस कैदी के हथकड़ी और कपड़े आखिरकार उतर जाते हैं। लियोरियो उसको देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फिर वह लड़की कहती है कि अगर वह शर्त लगाना चाहता है कि वह आदमी है या औरत तो वह उसे जांचने की अनुमति देगी जैसे वो चाहे। लियोरियो तुरंत ही 10 घंटे का शर्त लगाता है कि वह एक आदमी है, जैसे कोई लालची। क्रूबिका और किलुआ भी सहमत होते हैं बाय द वे, ताकि आप जान सके। वो इस चीज को कंफर्म करने जाता है और यह जानकर हैरान हो जाता है कि वह शर्त हार गया। टॉम पागोन के टीम से कहता है कि लियोरियो हार जाएगा क्योंकि उसके ओपोनेंट ने पहले ही समझ ली है कि वह कैसे शर्त लगाएगा। वे जानते हैं कि वह अपने जवाबों के तरीके के आधार पर शर्त लगाता है और कम से कम नुकसान वाली शर्त चुनता है। उसके द्वारा हारने के परिणाम के बारे में पूछते हुए देख लिया गया था, जिससे उसकी हारने की इच्छा उसकी जीतने की इच्छा से अधिक हो गई थी। यह मानसिकता कभी भी उसे जीत नहीं दिलाएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक समस्या है कि हमें एक मूर्ख पर भरोसा करना होगा, पर अच्छी
अच्छी बात यह है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं और यह लियोरियो की जीतने की संभावना बढ़ा देगी। हालांकि कुछ भी नहीं करना सही नहीं है, मैं कुछ न करना पसंद करता हूँ। चलिए समझते हैं, मुझे लियोरियो पसंद है, लेकिन अभी वो जीतने के लिए नहीं खेल रहा है। या भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में इससे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल असर होता है। जीतने के लिए खेलना बड़े सपने देखने और सबसे बुरे से निपटने की तैयारी के वजह होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सबसे बुरे मामलों से अनजान है, बल्कि सकारात्मक दृष्टि से काम करना अपने और लियोरियो के वर्तमान कामों में प्रभाव पड़ेगा। यह समझ में आता है क्योंकि इस पल में पास्ट और फ्यूचर का कोई महत्व नहीं है। जो मायने रखता है वह इस पल में आपकी निडरता, जो आप अभी करते हैं। हारने से बचने की साइकोलॉजिकल मानसिकता आपके आने वाले कार्यों को 100% नेगेटिव रूप से प्रभाव करेगी। इस चीज को सीधे शब्दों में समझने के लिए स्कूल के बच्चों सबका टेस्ट लिया गया। 2 ग्रुप को एक ही टेस्ट और एक जैसा सवाल दिया गया, पर अलग अलग तरीकों में। एक ग्रुप को बताया गया कि यह देखने के लिए टेस्ट है कि वे सच में इस स्कूल में रहने के योग्य है या नहीं। वे सब ये सुनकर डर में थे। और दूसरे ग्रुप को बताया गया कि ये काफी कठिन प्रश्न है, जिसमें दिमागी पहेलियां थी। चौंकाने वाले प्रश्नों में देखा गया कि डर में काम करने वाले स्टूडेंट ने केवल 72% सवाल सही किया, जबकि चुनौती से भरी हुई ग्रुप ने 90% से अधिक सवालों का सही आंसर्स दिए। सेम क्वेश्चन, सिर्फ डिफरेंट वे में। आप लोग अपने डर की वजह से कुछ मिस्टेक किए, इसीलिए लियोरियो को यहाँ पे पॉजिटिव और मोटिवेट होकर उसके सवालों का जवाब देना चाहिए था। और ये एक स्किल है जो हमें भी सीखना चाहिए। लियोरियो यहाँ अपने ओपोनेंट के जाल में फंस जाता है। अब घड़ी में सिर्फ 10 घंटे ही बचे हैं। अगर वो फिर से हार गया तो वे सभी हार जाएंगे और 50 घंटे गवा देंगे। गॉन फिर आखिरी खेल के रूप में रॉक पेपर सीजर खेलने का सुझाव देता है, क्योंकि लियोरियो को सिर्फ इसी चीज में अनुभव है। रवि कैदी अचानक 80 घंटे का शर्त लगाता है कि वह पहले राउंड में ही जीत जाएगी। यह देखकर लियोरियो हैरान हो जाता है, लेकिन वह समझ जाता है कि अगर वह हार भी गया तो वे केवल 10 घंटे ही खोएंगे। लियोरियो देखता है कि लड़की ने इतनी बड़ी शर्त क्यों लगाई है और वह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। क्रोबिका बाकी लोगों को बताता है कि लियोरियो के पास हारने के 3 मौके हैं, लेकिन अगर उसका ओपोनेंट उसका विचार को पहचान ले तो हारने की संभावना तो निश्चित है। लड़की जैसे लियोरियो को बात को सुन लेती है और उसे और भी परेशान करती है। वह उसको बताता है कि वह किसी का भी मन पढ़ सकती है। लियोरियो को उस पर यकीन नहीं होता है और वो कहता है कि अगर वह सचमुच में मन पढ़ सकती है तो अब तक जीत चुकी हुई होती। लड़की कहती है कि हो सकता है कि उसने जानबूझकर उसे समय खरीदने के लिए जीतने दिया। फिर अचानक वह अपनी हाथ बढ़ाती है, जिसके वजह से लियोरियो को भी खेलना पड़ता है और दोनों रोक लाते हैं। क्रोबिका गॉन को बताता है कि जब कोई नर्वस होता है तो वह अनजाने में ही अपना हथेली खोलकर कोई भी चाल नहीं चाल सकता। इसका मतलब है कि जब तक लियोरियो नर्वस है वह पेपर नहीं चुन सकता। इस तरह उनकी टीम हार जाती है और उन्हें 50 घंटे का नुकसान हो जाता है। अब उनके पास 10 घंटे से भी कम का समय बचा है। एक नया ओपोनेंट रिंग में आता है। लियोरियो उसे पहचान कर बताता है कि वह खतरनाक और निर्दोष लोगों को मार चुका है। वह आदमी किलुआ से कहता है कि वह उसे मार डालेगा, लेकिन किलुआ उसे एक झटके में ही हरा देता है और उसका दिल निकाल लेता है। और वो बताता है कि मेरा डैडी इससे भी ज्यादा कूल है। फिर ये डेथ गेम खत्म होता है। फिर गेम उन्हें कहता है अपने हारे हुए 50 घंटे को उस रूम में बिताने को कहता है। इसी बीच हिसोका तीसरे चरण को पास कर लेता है और पहला विजेता बनता है। 5 घंटे बाद गॉन का ग्रुप बाहर आते हैं और आखिरी दरवाजे तक पहुंचते हैं। दरवाजे पर लिखा रहता है 5 लोग लंबे रास्ते से जा सकते हैं या 3 लोग छोटे रास्ते से। गेम उन्हें लड़ने के लिए कहता है, लेकिन गॉन एक तरकीब निकालता है। वे लंबे रास्ते को चुनकर दीवार को तोड़ लेते हैं ताकि सभी लोग छोटे रास्ते से जा सके। भाई सैल्यूट है गॉन को। वे समय पर पहुंचकर तीसरे चरण को पूरा करते हैं। अब सिर्फ 25 फाइनलिस्ट ही बचे हैं। ग्रुप एपिक तरीके से बाहर आते हैं, या जाने बिना कि आगे के दोस्त कल के दुश्मन बन सकते हैं और वे अगले कठिन हंटर टेस्ट के लिए तैयार होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पर अपना ओपिनियन जरूर देना। और आई होप मेरे आगे वाले कंटेंट सबको देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तब तक के लिए मैं चला कुछ क्रिंज एनिमे देखने। बाय बाय।